आज हमारा रूटीन का जो इंटरनेट है वो काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था। नए तजर्बे से शुरू किया है। आपका जो भी फीडबैक है वो साथ साथ दे दीजिएगा। जो लाइव देखने वाले हैं, क्योंकि मैं कभी कभार अगर बात कर दूं कि लाइव कम कर लेते हैं, बाहर से जिस तरह वो इकबाल का शेर है कि बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो चंद लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर ये आपको जो कोई भी डिसअपॉइंट करता है तो सबसे पहला गुस्सा आपका लाइव पे क्यों आता है, मैं लाइव कम कर दूँ, मैं लाइव बंद कर दूँ, सारे फिर घर बैठ के देख लिया करो, या जो जिन्हें आप मना करते हैं कि ना आया करें या कम आया करें, तो ये आप लाइव बंद करने का ना कहा करें। हमारे यहाँ सांस बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि भी चेतावनियाँ दी जाती हैं। खैर, तो लाइव अल्लाह करे आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक चलता रहे और अल्लाह मुझे हिम्मत दिए रखे। जब तक उसने तौफीक देनी है जारी रहेगा। मैं कौन होता हूँ, वो तो बंदा गुस्से में अपने ख्यालात का इजहार कर ही देता है। तो वैसे भी रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए नए बातें पता चलती हैं। पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले एक पेरेंट्स ने रब्ता किया। एक रिटायर्ड बड़े ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर, और एक ब्यूरोक्रेट कम लॉयर रिटायर्ड माँ थी। शायद जज का भी इम्तिहान पास किया, लेकिन फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी कर ली और वो उधर चली गई। और वो खैर गॉड नोस, वो तो जो भी उनका पास था। तो उन्होंने रब्ता किया जी कि हमारा बच्चा है और बड़ी मुश्किल से वो आपके पास आने से ख़ुद राज़ी हुआ है और फ़लाँ डेट है उसने जो अपॉइंटमेंट ली है आपके क्लिनिक पे, और उसकी वजह उसके कोई गुरु हैं जो कोई फ़ैशन इंडस्ट्री से कोई आपके किसी दुआ सेशन में आए होंगे या उसका कोई सीनियर था। तो बहरहाल उनको देखने के बाद उसने कहा है कि मैं इनसे जाके तो बात कर सकता हूँ, तो मैं इनसे मिलता हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप उससे पहले जो है हमें बुला लें और हम थोड़ी सिटिंग करना चाहते हैं। मैं उन्हें कहा जी कि आप एक मेहरबानी करें, और मैं बाकी पेशेंट्स को भी कहता होता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा मरीज़ जो आप समझते हैं कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, या आप उसे अपनी तरफ से धोखा दे के किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे ले जाते हैं या चालाकी से ले जाते हैं, या आपके ख्याल में वो इलाज पे राज़ी नहीं होता, तो फिर कभी भी उससे पहले अंदर ना जाया करें। आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है या तो पहले 1-2 दिन पहले जाके दे दें, डॉक्टर से डिस्कस कर लें। उस बंदे को जब आप ले आए हैं तो उसके साथ चाहे आप अंदर आ जाएं, पर अगर वो आप लोगों से कहे कि नहीं मैंने अकेले में मिलना है, तो फिर आप उसको अकेले में डॉक्टर के पास बैठने दें। शायद उसने अपनी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो जो वो किसी से नहीं कर पा रहा। लेकिन ये वाला काम ना करें कि आप उसके अंदर आने से पहले खुद पहले अंदर आए 5, 10, 15 मिनट के लिए कि जी हम आपको ज़रूरी बातें बता दें। या साइकी से ज़्यादा एक और ख़तरनाक सिचुएशन होती है कि खुदा न खास्ता आपके किसी प्यारे को, किसी बुज़ुर्ग को, यूजुअली माँ बाप को, या पता चलता है आपको कि उन्हें कैंसर है या कोई ऐसी डेडली डिजीज़ है जो आपने उन्हें नहीं बताई होती। अब आप उनको ले आते हैं, लेकिन आपका अंदर आने का मकसद पहले ये होता है कि आप मुझे ये वार्न करें कि डॉक्टर साहब वैसे उन्हें कैंसर है लास्ट स्टेज, लेकिन आपने उन्हें नहीं बताना। अब ये बड़ी एक मेडिकली भी बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारी मेडिकल एथिक्स जो हैं उनके मुताबिक ये है कि मरीज़ को सबसे पहले पता होना चाहिए, और ये मरीज़ का मसला है कि उसने अपनी इन्फॉर्मेशन किससे शेयर करनी है या नहीं करनी है। हमारा कल्चर ये है
कि इस तरह की जो कोई ख़बर है वो मरीज़ को ना बताई जाए, ठीक है। अब समटाइम्स होता ये है कि माँ तो 40 साल की है, बच्चे बच्चियाँ वो 15, 16, 18 साल के हैं, वो अंदर आके कह रहे हैं कि आपने बताना नहीं है, हमारे अब्बू भी नहीं है और अम्मी को पता ना चले, और वैसे शौकत खाना वालों ने या फलां हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया है या ये बायोप्सी रिपोर्ट है। ये डॉक्टर के लिए बड़ी सिचुएशन मुश्किल भी होती है। वो उस इमोशनल ट्रॉमा से अपने पेरेंट को या अपने लविंग वन को बचाना चाह रहे होते हैं, जो उनके ख्याल में इस बैड न्यूज़ से हो सकता है, या वो अपनी विल पावर लूज़ कर सकता है। लेकिन मेडिकल साइंस और लीगल इम्प्लिकेशंस ये कहती हैं कि हम उस मरीज़ को बता दें कि खुदा न खास्ता ये सिचुएशन है, और ये पूरा एक सब्जेक्ट है हमारा, एक अलहदा से एक पूरी ट्रेनिंग है, हाउ टू ब्रेक द बैड न्यूज़। तो मरीज़ से भी उसकी एज को देखते हुए, उसके इमोशनल स्टेटस को देखते हुए, सारा कुछ देखते हुए वो बात को ब्रेक किया जाता है, सारा कुछ समझ के उसे बताई जाती है बात, और उसे रिफ्लेक्ट करने का टाइम दिया जाता है। फिर हमें ये भी पता होता है कि कई पेशेंट्स इवन पता चलने पर भी कई बार स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं, कहते नहीं आपकी रिपोर्टिंग गलत है, मानते ही नहीं है, उठ के चले जाते हैं, या रोना धोना भी चले जाते हैं। हाँ, कई बार इमोशनल शॉक में भी कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1, 2, 3 दिन के बाद वो मरीज़ यूजुअली उस बीमारी को एक्सेप्ट करता है, और फिर वो ये सोच लेता है कि मैंने इसे फ़ाइट करना है, मैंने इसे लड़ना ही है, इसका कोई हल निकालना है, या क्या है इसका हल, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे डेडली डिजीज़ का लास्ट स्टेज है, फिर भी उसे एक होप होती है या वो लड़ना चाहता है। तो वो 2-3 दिन उसे दिए भी जाते हैं कि कोई नहीं, खैर है, ये संभल जाएगा। लेकिन हमारे कल्चर में बहरहाल इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है कि नहीं, अब्बा जी को, अम्मी को, भाईजान को ना पता चले, हम सब ने छुपाया हुआ है, और अब सारे आपस में खिसर पुसर कर रहे होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मरीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए भी जो अननोन का फ़ियर है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे पता नहीं क्या है। और समटाइम्स बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती। अभी मुझे कोई फ़ोन करके कह रहा था कि ये हमारी बहन है, एंजियोग्राफी हो गई है, उन्होंने कहा है कि इनकी लेफ़्ट मेन स्टेम होती है कि मेन आर्टरी ब्लॉक है या ज़्यादा ब्लॉक है, तो इसके ऊपर बाईपास करना पड़ेगा, बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन इतनी यंग एज में पता नहीं इनकी कौन सी ये नाली कैसे बंद हो गई है। तो डॉक्टर साहब वो एक नाली पे हमें कह रहे हैं बाईपास करें। मैं कहा बेटा ये लेफ़्ट मेन स्टेम है, तो इसमें फिर डॉक्टरों के पास फौरी बाईपास ही इसका हल है, अदरवाइज़ ये मेन आर्टरी बंद होगी तो नीचे सारा हार्ट चाहे ठीक है वो उड़ जाएगा, और इसमें स्टेंटिंग इसीलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता कि सारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है एकदम सडन। जब उसमें स्टेंट भी रखने की कोशिश की जाएगी तो आगे सारी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो उसका हार्ट जो है उसकी पंपिंग बंद हो सकती है, रिदम ख़राब हो सकता है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे जा सकता है। तो इसलिए फिर बाईपास किया जाता है कंट्रोल सेटिंग में, उसे बाईपास पे डाल के और सारा। तो स्टिल वो मानने पे तैयार नहीं थे, मुझे कह रहे थे कि वो आप ना इसे दुआ करा दें। तो कल इन्होंने हमें छुट्टी दे देनी है, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है, तो आप इसे दुआ करा दें। देखें छोटी सी उम्र है, मासूम है, इसको पता भी नहीं है, तो पता नहीं कैसे इसको ये बीमारी हो गई है, तो आपने इसको बताना नहीं है कि इसको लेफ़्ट मेन स्टेम है, डॉक्टरों ने बाईपास करा है। तो मैंने कहा मैं उसे क्या कहूँगा, उसे क्यों दुआ करा रहा हूँ। तो मैंने कहा उन्हें पता है कि उन्हें हार्ट का मसला है, वो कार्डियोलॉजी में दाखिल हुई हैं, उनको हार्ट अटैक तक का तो पता ही होगा कि मुझे हुआ है या हार्ट का मसला हुआ है। तो अब एंजियोग्राफी में अगर थोड़ी सेडेशन दी थी, उससे बाहर आ गई, उन्हें डिटेल नहीं पता, ये तो उसे पता ही है दिल का कोई मसला है, मैं उसे दुआ करा देता हूँ। तो सारा जोर उनका ये था कि नहीं मैं परे होकर फ़ोन सुन रही हूँ, वो मुझे देख रही है। तो मैंने कहा इस तरह अगले बंदे को और शक पड़ता है, वो और खौफ में जाता है। तो इसी तरह जब आप अपने किसी नियर एंड डियर वन से इस तरह की खबर छुपा रहे होते हैं, लेकिन ले के उसको आप कैंसर हॉस्पिटल में या कार्डियक हॉस्पिटल में या किसी ऐसे न्यूरो सर्जनों के पास जा रहे हैं, तो ये अंदाज़े वो खुद ही लगाता रहता है कि मुझे फिर है कोई कैंसर ही है, गल कोई मुक गई है। तो ये जो शिशोपंज है ये मज़ीद उसको तंग कर रही होती है, वो किसी एक साइड पे लगने नहीं दे। लेकिन वो दुआ के हिसाब से अलग बात है। कई बार मैं कह देता हूँ कि आप जो है वो मुझे खुद बात करने दें, बस इन्हें दुआ करने दें, लेकिन आप बाकी ने कुछ ना डिटेल्स बताएं वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ तक डॉक्टरी जब हम कर रहे होते हैं तो फिर डॉक्टरी तरीके से जो है उसमें वैसे ही चलना पड़ता है।
तो जहाँ तक तो बैड न्यूज़ ब्रेक करने की बात होती है, डिबेट है हर जगह पे, लेकिन डॉक्टर्स हर जगह प्रेफर करते हैं कि उस पर्टिकुलर मरीज़ को बताया जाए, ताकि अगर उसने कोई अपनी विल भी लिखनी है, उसने अपने को लीगल एक्शंस करने हैं, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसने डिसाइड करनी है, तो वो टाइमली उसको कर ले। इस डिले का किसी दूसरे को खामखा फ़ायदा और किसी बेचारे को नुकसान ना हो जाए। जहाँ तक ये साइकी के पेशेंट्स का, ये मेरी बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे क्लिनिक पे भी आने की जो लोग ज़िद करते हैं या आते हैं, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है या तो पहले बात कर लिया करें, उस मरीज़ को बिल्कुल ऐसे ही आप उसके साथ आए जैसा कि आप भी मुझे पहली बार मिल रहे हैं, और चूँकि मैंने उससे बात करनी होती है एक्सटेम्पोर। साइकी के मरीज़ों से काफ़ी हद तक बात जो है, अगर वो स्पिरिचुअल आप समझ रहे होते हैं कि उन्हें असल मसला स्पिरिचुअल है, तो मैं जब एक्सटेम्पोर बात कर रहा होता हूँ, फिलबदी बात कर रहा होता हूँ, रब मेरे मुंह से कोई बातें निकलवा देता है, तो वो बंदा हैरानी में जाता है। वो अपनी जिस धुन में जहाँ उसकी सुई फंसी होती है वहाँ से ठिठकता है, वो हैरत में जाता है, और वहाँ से वो परेशान होकर मेरी बात सुनने की कोशिश करता है कि इनको कैसे पता है मेरी ये पर्सनल बात, या ये बात इनको किसने बताई है। लेकिन अगर वही बात आपने मुझे किसी ने भी नहीं बताई हुई, लेकिन आप अंदर तशरीफ़ लाए हैं 5 मिनट पहले, तो अब वो बाहर बैठा है, जब भी वो अंदर आता है तो वो ये मेरे पे शक करता है कि ये लोग आपस में पता नहीं क्यों क्या इन्होंने खिचड़ी पकाई है। तो नंबर 1 तो उसको मेरे पे शक आ गया, जहाँ शक आ जाएगा वहाँ हक नहीं रहेगा। दूसरा, अगर अब मैं कोई बात ऐसी बोलूँगा भी उसके फ़ायदे की जो उसको हैरान करनी चाहिए, जो उसको सोचने पे मजबूर करनी चाहिए, जिस पे उसको अचानक ठिठक के सोचना चाहिए, अपने आप को रिव्यू करना चाहिए कि यार इसको कैसे पता है ये बात, तो उसकी बजाय वो ये सोचता है कि ये इन्होंने बताई होगी, ये इन्होंने बताई होगी, ये इसलिए कर रहा है, उस बात का कोई फ़ायदा नहीं। तो उन दोनों पेरेंट्स को भी मैंने कहा, जी मैं आपके तारुफ सारे सुन रही हैं, तो आप इस तरह करें कि आप पहले आ जाएं, लेकिन उसके साथ आप ना आइएगा, और अगर आपने उसके साथ आना है तो फिर चुप करके साथ ही एंटर होइएगा और मुझे अपने तरीके से डील करने दें। आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, उसको अपना जिसे कहते हैं कि दिल खोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा। और अगर वो आपको कहिएगा, आप कह रहे हैं 30 ईयर्स ओल्ड के करीब है, तो उसको बात करने दीजिएगा। उनका ये कहना था कि वो शादी पे राज़ी नहीं होता। जो आर्मी ऑफिसर थे रिटायर्ड, वो तो गुस्से में जिस तरह टिपिकल अब्बा होता है, ऊपर से फ़ौजी, वो बादशाह साहब कहते हैं, उनके वालिद साहब आर्मी में, तो कहते वो सारा दिन ब्लडी फूल नॉनसेंस सुनने को मिलता था, तो एक तकिया कलाम बन गया होता है। तो वो तो गुस्से में कह रहे को डॉक्टर साहब यदि माँ का दिमाग ख़राब है, वो मैं तो अगे ही कह रहा, तुसी जे कोई टेस्ट वेस्ट है तो करके वेख भी लियो, साला शादी के काबिल भी है कि नहीं। वालिद साहब किस तरह की बात है, 30 साल को बंदा। तो मैं खैर ने इस तरह कि मैं कह जी अगर आपने आना है तो आप ना अलहदा मिल ले मेरे से, लेकिन उसके सामने ना इस तरह कीजिएगा, या उससे पहले आके ना कीजिएगा। फिर उसे अगर वो राज़ी हो ही गया आपके ख्याल में, और आप लोग हैरान है कि वो कहता है कि मैं डॉक्टर साहब को बात समझा सकता हूँ, वो मुझे खुद से उससे डील करने दीजिएगा। बहरहाल फिर उनके दोबारा फ़ोन ये तंग करना शुरू हो गए कि आपका असिस्टेंट बहुत बदतमीज़ है, वो टाइम नहीं दे रहा हमें। वो कहता है टाइम बड़ा देर का। मैं कही टाइम तो देर का, ये कि नहीं हमारे बेटे का फ़लाँ डेट है, उससे पहले का चाहिए। वो खैर किसी न किसी तरह वो उनसे मुलाकात हो गई पहले, और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो वो देना चाह रहे थे वो यही था जी कि माँ के अपने ख्यालात थे कि हम दोनों की, वो ज़रा ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच थी उनकी, ब्यूरोक्रेटिक सी 2+2 वाली कैलकुलेशन थी कि ये अपने बिज़ी रहे और ये अथॉरिटेटिव थे और मेरी इनकी बनी नहीं है, और मैं अपने कामों में बिज़ी होती थी, वो मुलाजमों पे रहा है और उसकी वजह से इकलौता बेटा था और हम उसको उस तरह ग्रूम नहीं कर सके, और उसने एक रॉटन शादी देखी है। हम दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा जो थी वो लड़ाई झगड़ा था या कुछ था, तो उसकी वजह से शायद वो शादी से भाग गया, उनका ये ख्याल था। बहरहाल बड़े साहब का ख्याल ये था कि नहीं, वो साला इस काबिल ही नहीं। और मेरे कमरे में ही उनकी लड़ाई हो गई, उनके मुंह से एक बार फिर निकल गया बैटमैन दी औलाद। तो वो
गुस्से में वो साहिबा उठ पड़ी और मैं भी थोड़ा सा एम्बेरस हो गया कि क्या बोली जा रहे हैं। तो कुछ लोग मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो उनके हाथों के कांपने से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है इन्हें, और इनके दिमाग की कुछ चीज़ों पे इनका कंट्रोल नहीं है। तो कुछ तो मुझे हो गया कि इनका शायद अपने पे कंट्रोल रहता नहीं है। लेकिन वो खातून खैर काफ़ी, उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा लफ्ज़ है ना, मैंने तुम्हें लाख बार कहा कि मत बकवास किया करो, ये किया करो। खैर वो लड़ते झगड़ते चले गए। मैंने आप माँ बाप से भी, मेरे वाले साहब जब गुस्से में आते होते थे ना तो तारिक बैठा हुआ है, इसे पता है, वो एक गाली बहुत गुस्से में, जब हम बड़े हो गए थे, अगर गुस्सा उन्हें चढ़ जाता था तो एक यहाँ पे एक ही पड़ती होती थी, वो गाली दे देते होते थे सूर दिया पुत्रा। और मैं रोने वाला हो जाता था कि अब्बा जी अपने आप को क्यों गाली देते हो। और फिर आइंदा शरारत भी कोई इस तरह उनके सामने हम सहमे ही रहते थे कि अब्बा जी को गुस्सा आएगा। एक तो पड़ती बड़ी ज़ोरदार थी हम पे, दूसरा ये है कि वो गाली एकदम से जब पड़ती थी साल में एक आध बार, वो शर्मिंदगी ही रहती थी कि यार ये अपने आप को क्यों ऐसे कह देते। इसी तरह वो शाहजी भी बताते हैं कि वो ब्लडी नॉनसेंस, तो मेरे वाले साहब, उनके वाले साहब आर्मी में थे और बूटों से मारते थे। और दूसरा कहीं वो उन्हें भी, वो कहते हैं मुझे भी जब ज़्यादा गुस्सा होते थे वो उन्हें भी सूर ये इस तरह के लफ्ज़ भी बोलते थे। तो कहते हैं हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि ये क्यों अपने आप को गुस्सा गाली दे देते हैं, कुछ कर लेते हैं। एनीवेज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उल्टी सीधी बातें, गालियाँ, नबी किसी ने मना भी किया, हम सारों को ही सोचना चाहिए, हम सारे गुस्से में ऐसा करते हैं। अल्लाह और नबी करीम ने जो कुछ हमें बताया है वो हमारे फ़ायदों के लिए बताया है। अगर गौर करते जाते हैं, देखते जाते हैं, शुरू में माँ बाप भी हमें अच्छे अखलाक सिखाने की कोशिश करते हैं, उस्ताद हमें स्कूल में बताते हैं, सिखाते हैं, हमें समझता है कि हमें लगता है कि हमें ज़बरदस्ती जो है ना जी ये लॉज पढ़ाए जा रहे हैं और ये हमें पता नहीं किसने कानून बनाए हैं। ये ज़िंदगी गुजार के पता चलता है और गुजारते हुए पता चलता है कि यार ये हमारे फ़ायदे की चीज़ें थी। या जो हमें गाड़ी इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं अगर चलाने देते तो ये हमारा फ़ायदा है। या इतनी उम्र से पहले अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता तो ये हमारा फ़ायदा है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। बहरहाल वो रब की शान है। वो माँ बाप की तरह, माँ बाप भी एक जगह पे आके टेम्पर लूज़ करते हैं। मैंने देखा है कि वो हमें बर्दाश्त करता है ऐसी ऐसी नाखलफियों को, ऐसी ऐसी बदतमीज़ियों को, ऐसी ऐसी नाहंजारियों को और नाफरमानियों को कि जितना भी मैं सोचूं कम है। उसकी रहमानियत का, उसकी रहीमी का अंदाज़ा नहीं होता कि क्या उसका ज़र्फ़ है जो ख़ुद बेनियाज़ है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बावजूद वो हमें इग्नोर करता है, हालांकि हम उसको वाज़ेह उसकी नाफरमानी कर रहे होते हैं, उसकी हुक्मों की और उसके प्यारों की बताई हुई तालीमात की। तो पेरेंटिंग का भी मसला यही है कि हर बच्चा शादी होती है, वो उन्होंने अपने माँ बाप को देखा होता है पेरेंटिंग, कुछ अच्छी बातें देखी होती हैं, कुछ बातों पे एतराज़ होता है कि ये हमारे माँ बाप गलत करते थे, ये चचा ताया अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं, मामू खाला फूफो अपने बच्चों के साथ गलत, यही आपका एक्सपोजर होता है। कुछ को अपने माँ बाप सख्त नापसंद होते हैं, ये अपने स्कूल के एक्सपीरियंस से मुझे अंदाज़ा है। जैसे आपस में लड़के बातें करते थे, कई उस ज़माने में ही अब्बे को भी गाली निकाल रहे होते थे, ये भी फैशन हमारे दौर में शुरू हुआ था। और